नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना वायरस का दिल से जुड़े कॉम्प्लिकेशंस में कितना अहम और बड़ा रोल है, आज इस खास पेशकश में इस पर बात करेंगे। क्या कोरोना दिल को बीमार कर रहा है? क्या जिन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं है वो भी कोरोना संक्रमित होने के बाद दिल के रोगी हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि क्या कोरोना से उबरने के बाद भी हार्ट अटैक का खतरा मंडराता रहता है? हाल ही में कोरोना मरीजों के हार्ट अटैक के कई मामले सामने आने के बाद हर किसी के जहन में यही सवाल है। इन तमाम सवालों पर हम हमारे मेडिकल एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। क्या कोरोना कर रहा है दिल पर चोट? क्या कोरोना से हो रहे हैं हार्ट फेल? क्या है कोरोना का दिल का मामला? कोरोना का यह नया खेल है। नाक और मुंह के रास्ते शरीर में पहुंचने वाला कोरोना वायरस अब मरीजों के दिल से खेलने लगा है और इसके ज्यादा शिकार बन रहे हैं युवा। हाल के दिनों में ऐसे कई केस आए हैं जब मरीज कोरोना से तो उबरता नजर आया, लेकिन अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई। कोविड वायरस कैसे हार्ट पर असर करता है, जरूर इसे मेडिकल एक्सपर्ट से समझिए। अनफॉर्चुनेटली ये वायरस हार्ट को भी इफेक्ट करता है और हार्ट में क्लॉटिंग करता है। हार्ट में खून के थक्के जम सकते हैं, वो खून के थक्के लंग्स में भी जम सकते हैं और हार्ट की आर्टरीज में भी जम सकते हैं, उससे हार्ट अटैक होता है। दूसरा ये होता है कि इस वायरस से हार्ट की वीकनेस, हार्ट मसल की वीकनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है हार्ट के अराउंड। जब हार्ट की वीकनेस आती है तो उससे हार्ट फेलियर शुरू हो जाता है, बीपी फॉल होना शुरू हो जाता है, बड़ी रैपिडली प्रोग्रेशन होता है। और तीसरा, हार्ट की जब ये इन्वॉल्व करता है तो एरिथमियाज या हार्ट की रिदम फास्ट हो जाती है, वो या तो स्लो हो जाती है या हार्ट ब्लॉक में चली जाती है। और चौथी बात होती है लंग्स के अंदर क्लॉट आना, जो कि अचानक होता है, सडन होता है, उससे भी हार्ट पे असर पड़ता है, हार्ट स्टॉप हो जाता है और ब्रेन में क्लॉट होना। ये एक जो सम्मिश्रण है। पिछले साल भर से कोरोना मामलों को ट्रैक कर रहे डॉक्टरों का मानना है कि पिछली लहर के मुकाबले इस बार दिल की समस्या ज्यादा देखने को आई है। पिछली बार 10 से 15% मरीजों में ही पोस्ट कोविड हार्ट अटैक के केस देखे गए थे। अब इस टाइम हमने क्या देखा है कि कितने युवा जो, क्योंकि हमारे को रेफर भी होते हैं बाहर से, हमारे अपने भी पेशेंट्स हैं, कि उनके ऊपर जो इन्फ्लेमेशन हुआ वो इतना भयंकर था कि हार्ट के ऊपर भी बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ा जिस इन्फ्लेमेशन से, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। और हार्ट की पंपिंग जो है कई लोगों में 20-25% तक आ गई और सडनली वो फ्लैश पल्मोनरी एडिमा, जिसमें लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, वो फ्लैश पल्मोनरी एडिमा हुआ। इमीडिएटली उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ रहा है और कई लोगों की जान चली गई इसी प्रोसेस में। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना के संक्रमण से दिल की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इससे धड़कन की गति प्रभावित होती है और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या असामान्य रूप से उत्पन्न होने लगती है। सवाल ये है कि कितना बड़ा है ये खतरा, कैसे बच सकते हैं इस खतरे से हम? बने रहिए हमारे साथ। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए आज तक पर मौजूद है मेडिकल एक्सपर्ट। आज तक ब्यूरो। तो सभी मेडिकल एक्सपर्ट्स इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भरत गोपाल जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल। डॉक्टर अजय कौल हैं, कार्डियक सर्जन, चेयरमैन बीकेएल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मनोज कुमार जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल में, और साथ ही डॉक्टर संदीप वोहरा जी जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। सबसे पहले डॉक्टर साहब, अजय जी आपका रुख करते हुए, 3 स्टेजेस में हम बांट देते हैं और इस वायरस को बेहतर तरीके से समझने के लिए और इसके ब्रेकडाउन के लिए इन 3 स्टेजेस में मैंने दरअसल इस चर्चा को बांटा है। पहला स्टेज है जो बचाव की स्टेज है, उस पर काफी चर्चा हो चुकी है कि कैसे हम इस वायरस से बचें, कैसे रोकथाम की जाए। सेकेंड स्टेज यानी कि ट्रीटमेंट, जब आप एक बार पॉजिटिव हो जाते हैं या तो होम आइसोलेशन के जरिए या फिर अस्पताल में भर्ती होकर आप ट्रीटमेंट करते हैं, वो डॉक्टर्स के हाथ में होता है और कुछ हद तक कई पॉइंट सामने रखे गए हैं कि कैसे आप ट्रीटमेंट करें। लेकिन थर्ड स्टेज यानी कि रिकवरी स्टेज, उस पर यह चर्चा फोकस्ड रहेगी, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग
घर में ट्रीट हो रहे हैं या फिर अस्पताल में हैं और आरटीपीसीआर रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ चुकी है। इस रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बावजूद भी क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डॉक्टर अजय जी, आपसे मेरा सवाल है। श्योर, कैन यू हियर? जी हाँ, देखिए, पहला चीज हमें ये समझना है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन वायरस, जिसमें कि पहले इतनी इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होती थी। लेकिन अब जो ये नया स्ट्रेन वायरस का है, इट इज अफेक्टिंग ए सीवियर, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म, जिसकी वजह से हार्ट अफेक्ट होता है, एंड इट इज वेरी वेल नोन दैट इट अफेक्ट्स हार्ट। नाउ लेट मी डिवाइड दिस टॉक इनटू टू कैटेगरीज। वन इज दोज जिनकी की हार्ट की अंडरलाइंग प्रॉब्लम है। जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी हार्ट की अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, आपको ये समझना चाहिए कि वो स्ट्रेस को बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम ये टीवी पे बहुत बार देखते हैं कि यू शुड नॉट वरी, अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, बट नॉट फॉर पेशेंट्स हु हैव अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम। क्योंकि इन लोगों को अगर इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन एक क्रिटिकल लेवल से कम हो जाती है, दे कांट टॉलरेट एंड पेशेंट गोज इनटू, जिसको हम एरिथमिया बोलते हैं, सडनली हार्ट इरेगुलर हो जाता है, इनको हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरा एक चीज है, सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कि कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसकी वजह से हार्ट सडनली इन्फ्लेम हो जाता है और मायोकार्डाइटिस हो जाता है, इसमें एरिथमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसमें हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये वो पेशेंट्स होते हैं जो कि घर में ट्रीट नहीं हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूंगा कि लोगों को बहुत केयरफुल रहना है उन पेशेंट्स, देखिए, अगर किसी को लंग का प्रॉब्लम है या डायबिटीज है, ये दे कैन विथस्टैंड प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट सम टाइम, लो ऑक्सीजन लेवल्स। लेकिन जिन लोगों को हार्ट का ऑलरेडी अंडरलाइंग प्रॉब्लम है या उनको कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे बार बार उनको लग रहा है कि हार्ट रेट फास्ट हो रही है, या उनको लग रहा है कि जैसे वो बैठे हैं और खड़े हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन, जो कि एक पॉट करके एक डिजीज होती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज्ड बाय टैकीकार्डिया सिंड्रोम। इन पेशेंट्स को अगर चक्कर आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, दे शुड इमीडिएटली गो एंड सीक, इमीडिएटली हॉस्पिटल्स के तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है, आप ये बोल सकते हैं कि अपने घर में इलाज करवाइए, लेकिन जब आप हॉस्पिटल्स जाना चाहें और आप बेड देखना चाहें या ऑक्सीजन लेना चाहें, वो तो मिलता नहीं है। सो दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। हमें इसको कैसे टैकल करना चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली एडल्ट्स में, आप ये बोल रहे थे कि यंगर पेशेंट्स में इन्वॉल्व, मैं तो ये कहूंगा बच्चों में एक आजकल प्रॉब्लम हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं कि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसमें इवन छोटे बच्चों को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, और ये सडन डेथ का रीजन होता है। तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो ये इन्फ्लेमेशन है, हार्ट को इतनी बुरी तरह से अफेक्ट करती है, जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स है, दे हैव टू बी केयरफुल, जिनको अंडरलाइंग डिजीज है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इनको हम उस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं कि आप, जब आपकी सैचुरेशन कम हो तब आप हॉस्पिटल के बारे में सोचिए। इनको पहले से ही डॉक्टर्स को कांटेक्ट करके रखना है कि अगर इमरजेंसी आए, दे एटलीस्ट गेट सम ट्रीटमेंट। डॉक्टर भरत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स अस्पताल में। डॉक्टर भरत, जिस तरीके से डॉक्टर अजय ने इसे सिंप्लीफाई किया, उन्होंने कहा कि अगर आपको पहले से हार्ट कंडीशन है तब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको नहीं है तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी कि यंग पेशेंट्स में क्यों हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। ये लोग आरटीपीसीआर रिपोर्ट में नेगेटिव आते हैं, घर चले जाते हैं, उसके बाद हार्ट में दिक्कत आती है, हार्ट फेलियर होता है और अचानक मौत हो जाती है। क्या वजह है इसकी, कैसे इससे बचे? क्योंकि घर वाले और उनके परिजन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कब अप्रोप्रिएट टाइम है उन्हें डिस्चार्ज का, या फिर ये समझा जाए कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। कैसे इस बात पर मोहर लगेगी? आई थिंक नेहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, शायद एक क्वेश्चन आपका डॉक्टर मनोज के लिए है, जो कार्डियोलॉजिस्ट मैक्स से हैं। सो आई लेट मनोज आंसर। के लिए है मेरा ये सवाल। ठीक है, मैं वो इस सवाल को ले रहा हूँ। ऐसा है कि सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये आरटीपीसीआर निगेटिव हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोविड की जो है वो बीमारी खत्म हो गई है। ये आपकी इन्फेक्टिविटी को केवल शो करता है। दूसरी, आपको हार्ट कैसे इन्वॉल्व होता है, इसमें 4 चीजें मैं आपको गिन के बता देता हूँ कि जैसे इसका जो बाइंडिंग रिसेप्टर्स है, ACE2 रिसेप्टर्स जो है वो हार्ट में भी होता है।
तो एक तो साइटोकाइन स्टॉर्म जैसा डॉक्टर कॉल भी बता रहे थे, उसके वजह से मायोकार्डाइटिस होता है। दूसरी चीज है कि जैसे जो हृदय की धमनियां होती है जिनको हम लोग कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उसकी लाइनिंग भी जो होती है वो भी ACE2 रिसेप्टर्स होती है, तो वहां पे ये काम करके इस लाइनिंग को ब्रेक कर देता है और ये इंडोथेलियल लाइनिंग बोलते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नसों में खून का थक्का न जमे, तो इस इरोजन की वजह से आपके नसों में थक्का बनता है, तो इससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक या एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। तीसरी चीज है जानलेवा जो हार्ट की जो रिदम है वो खराब हो जाती है, जानलेवा रिदम डेवलप होती है जिसको मैलिग्नेंट एरिथमिया कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि हार्ट फेलियर, क्योंकि ओवरऑल हार्ट का फंक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह की 4 चीजें हमें कोविड-19 में देखने को मिल रही है। खास करके इस नए स्ट्रेन में देखा जा रहा है कि ये कोगुलेबिलिटी जो है, जो थक्के बनने की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे हार्ट में हो चाहे लंग्स में हो। तो जब ये कॉर्नरी आर्टरीज में होता है तो हार्ट अटैक होता है। ऐसे में मैं कहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एंटीकोगुलेंट पे नहीं होते हैं या सिम्टम्स इग्नोर कर दिए जाते हैं। जैसे चेस्ट डिस्कम्फर्ट अगर आपको कोविड के दौरान होता है, वो 5वां दिन हो 7वां दिन हो, तो क्योंकि आप देखिएगा अगर इसमें है कि 65% पेशेंट जो क्रिटिकली होते हैं, मायोकार्डियल जो कार्डियक मार्कर्स होता है जिसको हम लोग मेडिकल में ट्रोपोनिन आई बोलते हैं, वो बढ़ा मिलता है। तो इसका मतलब सम सॉर्ट ऑफ कार्डियक इंजरी या हार्ट की इंजरी तो हर पेशेंट्स में होती है, माइल्ड केसेस में कम होती है, अराउंड 12 से 14, सीवियर केसेज है उसमें 60% होती है। तो अब ऐसा कि इसमें अगर आपको चेस्ट में रेट्रोस्टर्नल कोई भी पेन जो जॉ में, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों में मैंने 4 हार्ट अटैक की, इसमें से 3 कोविड पॉजिटिव को कोई कोविड के लक्षण कवर कर चुके थे महीने से। इसका मतलब ये जो कोगुलेबिलिटी है, हाइपर कोगुलेबिलिटी और ये जो इंजरी जो डेवलप होती है ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में, ये बहुत दिन तक परसिस्ट करती है। तो एंटीकोगुलेंट्स का कोर्स थोड़ा लंबा रखना पड़ता है। दूसरी चीज है कि अर्ली इसमें इंटरवेंशन की जरूरत है। किसी को छाती में दर्द हो रहा है तो उसको ऐसे मत समझिए कि दवा खाने की वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो दवाइयों की वजह से भी, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं उसके वजह से रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस हो जाती है या गैस्ट्राइटिस हो जाता है, स्टोमक में छीलन होती है, उससे भी नॉन स्पेसिफिक चेस्ट पेन होते हैं। बट मुझे लगता है कि हर पेशेंट जिसको रेट्रोस्टर्नल छाती के बीचों बीच चेस्ट पेन हो रहा है, दोनों आर्म्स में जा रहा है, उनको अपना ECG कराना चाहिए। और ECG के तुरंत उपरांत अगर शंका लगती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट फ्यू आवर्स में ECG नॉर्मल भी आती है, तो उनका इकोकार्डियोग्राफी करके देखना चाहिए। क्योंकि एक और चीज है जिसको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसमें कि नसें ब्लॉक नहीं होती है बट हार्ट का फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। डॉक्टर भरत का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भरत, आपसे समझना चाहेंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिसकी इस वक्त भारी डिमांड है और हमने देखा है कि कैसे लोग इस वक्त जूझ रहे हैं एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए, किन लोगों के लिए आप रेकमेंड करेंगे पोस्ट रिकवरी घर में एज स्टैंड बाय रहे, कौन से वो पेशेंट्स हैं जिन्हें इनकी जरूरत पड़ सकती है? और साथ ही एक और चीज पर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट है कैसे डिसाइफर करें आप ये कि ये हार्ट रिलेटेड है या लंग रिलेटेड है? आपने काफी अच्छे सवाल पूछे और ये अलग अलग से इनका धीरे से जवाब देना पड़ेगा। देखिए हम अब ये पिछले 1-1.5 साल में ये जान गए हैं कि कोविड एक तो सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है, ये मोर और लेस पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करती है। जैसे हमारे सहयोगियों ने बताया हार्ट को, और हार्ट ही नहीं पूरे ये शरीर की ही बीमारी है। लॉट ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर आल्सो अकरिंग एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉन्ग कोविड, यानी कि कुछ कोविड के पेशेंट्स रिकवरी के दौरान 2 महीने 3 महीने तक भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स के साथ वापस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ वापस आते रहते हैं। यही नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें विजिलेंट रहना है, हमें सोचना है कि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बार हमने देखा है जैसे ही 14, 15, 16 दिन होते हैं पेशेंट्स फॉलोअप बंद कर देते हैं, पेशेंट्स बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारा कोविड खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, जैसे डॉक्टर मनोज बता रहे, डॉक्टर कॉल बता रहे, बहुत बार रिकवरी पीरियड में भी क्योंकि ये क्लॉट बनने की जो टेंडेंसी है वो आगे भी रह सकती है, तो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स अलग अलग प्रॉब्लम से आ सकते हैं। जैसे आपने चेस्ट डिस्कम्फर्ट बोला, ये हार्ट अटैक ही नहीं, कभी कभी लंग्स का जो अटैक जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहता है उसके साथ भी पेशेंट वापस आता है चेस्ट पेन के साथ। तो ये हमें उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है
तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और अप्रोप्रिएट टेस्टिंग करानी है, उसको नजरअंदाज नहीं करना। दूसरी चीज आपने पूछी कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, देखिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आज की डेट में तो आपको पता ही है कि कितनी मुश्किल से ऑक्सीजन का इंतजाम हो रहा है, पर पोस्ट कोविड में जहां हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेड्स बहुत नहीं है, लो फ्लो ऑक्सीजन पे 1, 2, 3 लीटर पे, उन लोगों को तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंतजाम करके ही हम भेजते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन हो सकता है कुछ टाइम तक, कभी कभी 4 से 6 हफ्ते एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है जब तक रिकवरी पूरी नहीं होती। अच्छी चीज ये है कि कुछ दवाइयां हैं, कुछ रिहैबिलिटेशन मैनूवर्स हैं, फिजियोथेरेपी हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। पिछले साल तो जो कोविड आया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो ऑक्सीजन पे घर गए थे वो धीरे धीरे रिकवर कर गए थे। तो ये एक अच्छी चीज थी कि उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि ये पेशेंट रिकवर करेंगे या नहीं करेंगे जब हमने उनको ऑक्सीजन पे भेजा, पर 2 से 3 महीने 4 महीने में मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स एक्चुअली रिकवर्ड। तो ये चीज जाननी जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत भय होता है जब हम अपने रिश्तेदारों को घर लेके जाते हैं कि ऑक्सीजन पे घर जा रहा है, ऑक्सीजन क्या होगा आगे। जरूर हमें ध्यान रखना है, पर हमें ये भी साथ में जानना है कि मोस्टली पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। और अब मैं चर्चा में जोड़ना चाहूंगी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संदीप वोरा को। डॉक्टर संदीप, जिस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस कोरोना में होते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक मनोचिकित्सक के तौर पर आप क्या समझाना चाहेंगे उन पेशेंट्स को जो कि वायलेंट टेंडेंसी डेवलप कर रहे हैं? अगर वो आइसोलेशन में होते हैं, घर परिवार से दूर होते हैं, घर में भी होते हैं तो एक कमरे में बंद रहते हैं, उनको वापस रूटीन में, नॉर्मल में कैसे लाया जाए और उनकी इन टेंडेंसीज को कैसे धीरे धीरे दूर किया जाए? देखिए, जहां तक नेहा जी आपने बोला वायलेंट टेंडेंसीज, तो जहां पर बहुत ज्यादा इस तरह की कोई दिक्कत है जिसमें कोई भी पेशेंट जिसका इलाज चल रहा है आइसोलेशन में और वो तोड़फोड़ कर रहा है, तो डेफिनेटली इमीडिएटली उसको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है, जो कि उसके वेल विशर्स या उसके साथ जो भी केयर टेकर्स हैं वो ऑनलाइन माध्यम से, टेली साइकेट्री के माध्यम से साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। बट अधिकतर क्या हो रहा है कि आइसोलेशन के टाइम पर आप बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बाकियों से कट ऑफ है, तो आप अपने आप को, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी हो रही है या आपके अंदर स्लीप प्रॉब्लम हो रही है, ये कॉमनेस्ट चीजें हैं। तो मेरा सुझाव उन सब लोगों के लिए है, पहली बात कि आप रेगुलर कांटेक्ट में अपने डॉक्टर के साथ रहेंगे, ऑफ कोर्स चाहे वो ऑनलाइन मैकेनिज्म से जैसे भी, तो एक तरफ आपका इलाज पूरी तरीके से चलना चाहिए जैसे आपके डॉक्टर बताएं। दूसरा, आपको अपने आप को सोशली डिस्कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से आप हर एक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप आइसोलेटेड हैं, बट आप किसी भी तरीके से अपने मोबाइल के जरिए से अपने सारे वेल विशर्स, आपके रिलेटिव फ्रेंड से कांटेक्ट में रह सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि आप अगर आप खाली बैठेंगे तो आपको दिक्कत ज्यादा होगी, आपको डिप्रेशन ज्यादा होगा, उसके लिए बहुत जरूरी है। आइसोलेशन का मतलब है कि आप एक कमरे में हैं या कहीं एक जगह पर हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाली बैठे। आप अपने डे को पूरा स्ट्रक्चर करें। आप सुबह उठें तो समझें कि मेरे को क्या क्या करना है। अब जो करने की बात आती है उसके अंदर जब आप क्लियर होंगे कि मेरे को कुछ समय के लिए एक चीज करनी है, कुछ समय के लिए दूसरी चीज करनी है, जैसे आप अपने अटेंशन को जिस तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं, चाहे वो बुक्स के रीडिंग के माध्यम में हो सकता है, क्या वो इसके अलावा आपको लगता है कोई भी ऐसी चीज है कोई जिससे आप अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन के किसी कोर्स के माध्यम से, जो आपका ब्रेन आपको अलाउ करे। ठीक है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी तीसरी लहर को लेकर फिक्र जाहिर की है। देश पहली लहर झेल चुका है, दूसरी लहर से जूझ रहा है, तीसरी लहर में क्या कुछ होगा? रेट ऑफ राइज ऑफ केस जो है वो बहुत रैपिड है और इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है। उन केसेस को कम करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी है जिससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम रोकें। वायरस आफ्टर ऑल ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ही फैलता है। ये अगर हम लोगों का मिलना बंद कर दें, लोगों के क्राउड्स बंद कर दें, तो वायरस फैल नहीं पाएगा और अपने आप केसेस कम होंगे। इसलिए एक टाइप का लॉकडाउन बहुत जरूरी है। कहते हैं कि केस पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा हो या आपके 60% से ज्यादा बेड्स अगर भर गए हैं कोविड वाले, तो आप वहां पे एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करो और 2 हफ्ते का लॉकडाउन करो। वीकेंड लॉकडाउन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीच जो आप बीच में टाइम देते हो मिलने के लिए, उससे तो केसेस फिर फैलेंगे। नाइट कर्फ्यू का कोई फायदा नहीं है। रात को आपने पार्टीज नहीं अलाउ की लेकिन दोपहर को पार्टीज अलाउ कर दी, तो एक ही बात हो गई। तो इसलिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स।
सभी खास मेहमानों का परिचय एक बार फिर से आपसे करा देते हैं। डॉक्टर भरत गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट है फोर्टिस अस्पताल। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय कौल, कार्डियोलॉजिस्ट हैं बीएलके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मनोज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर डायरेक्टर और हेड कार्डियोलॉजी मैक्स अस्पताल। और डॉक्टर संदीप वोरा, साइकियाट्रिस्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजय, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये वायरस म्यूटेट हो रहा है, इसका फॉर्म बदल रहा है, इसके लक्षण बदल रहे हैं, तभी हम दूसरी लहर में जो चीजें अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं उसकी तैयारी कहीं ना कहीं मिसिंग है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन अब तीसरी लहर की तैयारी कैसे की जाए, ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे ये कि आजकल हर पेशेंट के जो रेकमेंडेशन होती है डॉक्टर की, उसमें रेमडेसिविर की डोज ली जाती है। रेमडेसिविर लेने के वक्त किस तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं, किसे रेमडेसिविर दिया जाता है, किसे नहीं दिया जाता है, और साथ ही जिस तरीके से रेमडेसिविर की अब कालाबाजारी हो रही है, इसके ऑल्टरनेट भी सुझाए जाते हैं क्या? देखिए, एक चीज वी हैव टू अंडरस्टैंड। पहला, इस सेकेंड वेव से हम आगे निकलें तो हम थर्ड वेव की बात करते हैं। वी आर सो बैडली प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेकेंड वेव। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की एक्यूट शॉर्टेज है और ये थर्ड वेव कब आने वाली है, नोबडी नोज अबाउट इट। अब व्हाट आई वुड से इज, अभी हम थर्ड वेव की बात करते हैं। इफ वी कुड प्रिडिक्ट द सेकेंड वेव इन टाइम, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। ये बहुत ईजी है और वॉइस है आप बोलना कि थर्ड वेव आने वाली है। Why could we not predict the second wave? और वो कब आने वाली है कोई नहीं बोल सकता है, वो कब आनी हो सकता नहीं आए, who knows about it? तो पहले मिस्टेक ये है कि we were not prepared for the second wave. अब ये है कि let us solve this problem just now instead of talking about the third wave. Why can't we concentrate? Have we dealt with the problem? ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, what are we talking about? डॉक्टर्स एक्यूट शॉर्टेज में है, पूरा हॉस्पिटल में पूरे कंट्री में क्राइसिस है। I would say let's not talk about the third wave right away. Let's deal with the second wave, which is a disaster. हमें अभी problems है. We have not solved our second wave problems. Oxygen नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास अभी. And second thing is, prediction was very, very important, which we missed. And second thing is, let's not waste our time. ये जो state center को बोलता है, center state को बोलता है, let's not get into this. We have to get vaccination from wherever we can. ऑक्सीजन, बल्कि वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, एक चीज है, इफ वी नीड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एट दिस टाइम टू डील विद दिस क्राइसिस, एंड लेट मी टेल यू कैटेगोरिकली, अगर हम सेकेंड वेव को अच्छी तरह से डील करते हैं, बहुत कम चांसेस हैं थर्ड वेव आने के। सेकेंड वेव क्यों आया? क्योंकि हमने ये सोचा कि वी आर ओवर दिस। हम पूरे दुनिया को बताते हैं, देखा हम कितने वाइज हैं, हमको तो कुछ भी नहीं हुआ। द रीजन वॉज वी डिडंट हैव ए म्यूटेंट स्ट्रेन, जो यूरोप में इन स्पाइट ऑफ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे फेल्ड, दे हैड ए मिजरेबल टाइम। इसका रीजन ये था कि उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग अजीब किस्म का म्यूटेंट वायरस था, हमारे पास वो चीज नहीं थी, सो वी गॉट अवे। और हमें लगा कि वी आर वेरी स्मार्ट, विच इज रॉन्ग। मैं तो ये कहूंगा, लेट्स नॉट डिस्कस दिस थर्ड वेव। अगर हम इस सेकेंड वेव को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं एंड कीप, और जितनी तैयारी हमने अभी करके रखी होती, वी वुडंट हैव हैड दिस डिजास्टर। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग इज, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे हम पहले बात कर रहे थे अबाउट लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ऑफ आवर पेशेंट्स, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। देयर विल बी अ फ्लड ऑफ पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर कमिंग टू अस पोस्ट दिस कोविड प्रॉब्लम। तो मेरा तो ये कहना है कि प्रेडिक्शन पे व्हाट टू डू फॉर अ थर्ड वेव, लेट्स फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड वेव, और वो हम कर नहीं रहे हैं। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन हु कैन ब्रिंग अस आउट ऑफ दिस क्राइसिस। डॉक्टर मनोज, आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर अजय बता रहे थे कि हम अभी दूसरी वेव से ही नहीं निपट पाए हैं, लेकिन कई सारे ऐसी चीजें हैं जिनका कोई थंब रूल नहीं है, जिस पर स्पष्टीकरण नहीं है, अभी भी रिसर्च की जा रही है, ट्रायल एंड एरर चल रहा है। ऐसे में आप स्टेरॉइड्स को लेकर और रेमडेसिविर को लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या हार्ट फेलियर्स अक्सर स्टेरॉइड इंड्यूस्ड होते हैं? इनकी अलग अलग स्टेजेस क्या होती हैं? किस पेशेंट में इसका किस तरीके से असर होता है? इस पर कोई जानकारी? जी, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर कॉल की बात से सहमत हूं कि बहुत बड़ा एंटीसिपेशन फेल्योर था सेकेंड वेव में, बट थर्ड वेव की जो म्यूटेंट स्ट्रेन की बात आ रही है, अभी जो
N440K का जो आ रहा है आंध्रा या कर्नूल से जो आ रहा है, वो स्ट्रेन भी हो सकता है कि आज के वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आगे आने वाला वेव नवंबर दिसंबर में जैसा बोल रहे हैं आ सकता है, बट उसकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा हमसे कि स्टेरॉइड बेस्ड ऑन रिकवरी ट्रायल पे डेक्सामेथासोन से देखा गया कि डेफिनेटली पेशेंट्स को फायदा हुआ और हॉस्पिटल का कोर्स कम हुआ, लंग की इन्फ्लामेशन कम हुई। तो स्टेरॉइड तो मैं अभी स्टेरॉइड का रोल कहूंगा कि रेमडेसिविर से ज्यादा है, क्योंकि रेमडेसिविर की जो सॉलिडारिटी ट्रायल है जो WHO से भी कंडक्ट हुआ, उसके सहयोग से कंडक्ट हुआ, उसमें ये देखा गया कि ये मॉडरेट एंड सीवियर डिजीज में सिर्फ हॉस्पिटल स्टे को कम करता है, कोई मोर्टिलिटी बेनिफिट नहीं है। तो निश्चित तौर पे स्टेरॉइड और एंटीकोगुलेशन और ऑक्सीजन, ये 3 चीज आज के डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस हैं कोविड-19 के निमोनिया को ट्रीट करने के लिए। अब जहां तक बात रही कि ये जो हार्ट अटैक हो रहा है या हाइपरकोगुलेबिलिटी जो है, ये मल्टीफैक्टोरियल है। एक तो आपको मैंने कहा था कि जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है वो डैमेज करता है वायरस खुद डायरेक्ट एक्ट करके, एक वो बड़ा कारण है जिसकी वजह से नसों के अंदर कोगुलेशन हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्योंकि अगर नसों के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और उसको फ्लूइड स्टेज में रखने के लिए इस इंडोथेलियल लाइनिंग या इसके जो अंदर की जो लाइनिंग है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि निश्चित तौर पे स्टेरॉइड्स का थोड़ा इफेक्ट तो होता है और इसकी वजह से आप देखते होंगे कि स्टेरॉइड्स के बाद, हार्ट अटैक के बाद स्टेरॉइड्स अगर आप लगातार लेते हैं तो उससे भी हीलिंग प्रोसेस है, जो मायोकार्डियम या जो हार्ट मसल्स जो डैमेज होती है उसकी हीलिंग या उसकी फाइब्रोसिस भी अफेक्टेड होती है। तो स्टेरॉइड्स एक रोल प्ले करता है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आर्टेरियल मतलब कि धमनियों के अंदर और वेनस जो कोगुलेशन जो है या क्लॉट बनने की जो है, ये डिजीज से रिलेटेड है और ये साइटोकाइन स्टॉर्म से रिलेटेड है। और खास करके जिन लोगों का, जैसे एक मार्कर्स की बात करता हूँ, डी डाइमर अगर 5000 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा है तो ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म 28 दिन तक कोगुलेशन के लिए कुछ ना कुछ करना होगा या एंटी कोगुलेशन लेना होगा, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म हार्ट अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पैर के वेन में जो क्लॉट बनता है उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, उन सब चीजों की होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जिन लोगों को कोगुलेशन का जो पैरामीटर्स है वो ड्यूरिंग कोविड या हॉस्पिटलाइजेशन में बढ़ा हुआ है, उनको 28 दिन तक अगर आप एंटी कोगुलेशन इंजेक्टेबल जो हैप्रिन होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्रिन वगैरह जो देते हैं, उससे 20% मोर्टिलिटी कम होती है। तो निश्चित तौर पे एंटीकोगुलेशन या ब्लड थक्का को जमने से रोकने वाली दवा का डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड का डेफिनेट रोल है। और जो हार्ट अटैक होता है कोगुलेशन के डिसऑर्डर की वजह से होता है, हार्ट में वर्क की वजह से मिसमैच होती है सप्लाई और डिमांड की, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हार्ट की धमनियों में क्लॉट बनना, जिसका मुख्य कारण है इंडोथेलियल इंजरी या लाइनिंग का डैमेज होना। डॉक्टर भरत गोपाल, आपको मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक तो मैंने आपसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर डिस्कशन किया, 5 लीटर 10 लीटर कई तरीके के ऑप्शंस मार्केट में हैं, हमारे पेशेंट के लिए कौन सा उपयुक्त रहेगा ये कैसे तय करें। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये कि जब आप HRCT कराते हैं, और कई रिनाउंड डॉक्टर्स ने कहा है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसका रेडिएशन बहुत स्ट्रांग होता है, किन केसेस में HRCT कराना चाहिए, यानी कि वो CT स्कैन करें जिससे आपके लंग्स की कंडीशन पता चल सके, और किन केसेस में इससे बचना चाहिए। चलो, आई थिंक 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहले CT स्कैन पे आते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में स्पेशली डॉक्टर गुलेरिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसके बारे में बहुत अलग अलग तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं। आई थिंक लोगों ने ये बात नहीं समझी कि उनका मेन तात्पर्य क्या था। वो क्या रहा है कि लोग अपने आप CT स्कैन कराने के लिए अपनी लंग्स की कंडीशन देखने के लिए बिना किसी रीजन के CT स्कैन सेंटर्स को क्लॉग अप कर रहे हैं। उसके बाद आप ये मानिए कि इवन अर्ली स्टेज के अंदर अगर आप CT स्कैन कराते हैं तो जो उसमें लंग के रीजन या निमोनिया निकलता है वो जरूरी नहीं है कि वहां तक रहे, वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है डिजीज का। सो लोग उसको देख के और भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक नंबर आता है जो कि एक मॉर्फोलॉजिकल नंबर है 5, 7, 8, उसको देख के फिर वो हॉस्पिटल भागने लगते हैं। ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल सिस्टम इतने ओवरस्ट्रेच्ड हैं, तो जो मेन मुद्दा था वो ये था कि कृपया करके खुद CT स्कैन ना कराएं। ये एक चीज है। कहाँ कराना है बड़ा क्लियर है। अगर आप आज की डेट में अगर आपका RT-PCR नेगेटिव आ रहा है और आपके सारे सिम्टम्स कोविड जैसे हैं, आपके घर में 3 लोगों को कोविड हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये आपको कोविड है और अब अलाउड है कि हम उस कोविड सस्पेक्ट को पूरा कोविड की तरह ट्रीट करें। अगर हम फिर भी कंफ्यूज हैं एज अ डॉक्टर
एज अ पेशेंट कि क्या हमें कोविड है कि नहीं, हमारा आरटीपीसीआर नेगेटिव है, हमारे आरटीपीसीआर की हमें डेट नहीं मिल पा रही है 3 दिन के तक, तो सीटी स्कैन एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है, स्पेशली सर्कमस्टेंसेज जहां इमरजेंसी सर्जरी करनी है, कोई इमरजेंसी प्रोसीजर करना है, हमारे पास रिजल्ट एकदम हाथ में नहीं है, तो ट्राइजिंग के लिए यूज होता है। तीसरी चीज है कि सीटी स्कैन और कहाँ कराएं, क्या उसके नंबर देख के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? यूजुअली नो, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन पे, वो आपके ब्लड टेस्ट जैसे सीआरपी, डी डाइमर पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आप एक डॉक्टर की सलाह लेंगे तो वो बिना सीटी स्कैन के भी आपको ये बता देगा कि अब आपको कौन सी दवाई आगे चाहिए, एडमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये तो हुआ अक्यूट फेज का। जहां सीटी स्कैन की बहुत जरूरत आती है वो है जहां हमारे पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होके ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है और हमें ये देखना है कि क्यों ऑक्सीजन नहीं हट पा रही, कोई और डिजीज तो नहीं है, लंग फाइब्रोसिस की तरफ तो नहीं जा रहा, हीलिंग कैसे हो रही है, हमें आगे कुछ और डॉक्टर संदीप को भी मैं लास्ट की कंक्लूडिंग रिमार्क्स में जोड़ना चाहूंगी। माफी के साथ डॉक्टर भरत आपको रोक रही हूं क्योंकि डॉक्टर संदीप के ये रिमार्क्स इसलिए भी अहम हो जाते हैं। डॉक्टर संदीप सिर्फ पेशेंट की मेंटल हेल्थ नहीं, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसके तीमारदार रिश्तेदार भी इस वक्त काफी स्ट्रेस्ड आउट हैं क्योंकि कई बार पूरा का पूरा घर संक्रमित हो रहा है, आप पेशेंट की देखभाल में लग जाते हैं, काफी स्ट्रेस, कई तरीके डिसऑर्डर घर वालों में भी। जी बिल्कुल, इसके लिए बहुत जरूरी है समझना कि जो केयर टेकर्स है उनके ऊपर भी स्ट्रेस होता है, तो उनको पहले वो अपना ख्याल रखें, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो खुद भी फॉलो करें, जैसा जो अगर उनके घर पे ट्रीटमेंट किसी का चल रहा है तो जो प्रिकॉशन देनी चाहिए अपने पेशेंट के साथ जो आइसोलेशन में है वो फॉलो करें। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको 24 घंटे कोरोना संबंधित न्यूज पर नहीं बैठना है। आपने हर वक्त व्हाट्सएप पे या बाकी चीजों के जरिए से सिर्फ कोरोना के बारे में ना पढ़ना है ना डिस्कस करना है, ये बहुत जरूरी है। ये ना ओवरलोड हो रहा है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है। इसके अलावा समझिए, अगर आपको अंदर से नेगेटिविटी आ रही है या आपको किसी की डेथ के बारे में सुन के उदासी आती है तो ये नेचुरल है, ये अबनॉर्मल नहीं है। पर किसी को लगता है कि दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसकी नींद टूट रही है और या उसको बहुत ज्यादा 24 घंटे वो कोरोना के बारे में सोच रहा है, सोच रही है और हर वक्त चेक कर रहा है कि कहीं उसको दिक्कत तो नहीं है, तो बेझिझक होकर किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को ऑनलाइन मैकेनिज्म से कंसल्ट कर लें। आप सभी खास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि ये जानकारी बेहद अहम है हमारे दर्शकों के लिए भी। खास तौर पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने घर वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और इस संक्रमण को मात देने के लिए एकजुट रहिए।